डॉक्टर साहब, हरियाणा में जिस टाइम पे सरकार बनी उस टाइम पे लहर थी कांग्रेस की, ठीक है। और आगे बीजेपी आने के बाद अफसोस सा लोगों को है कि कांग्रेस आ जाती तो हालात कुछ बदल जाते। लेकिन ये तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, हैदराबाद में जंगल काटे जाने लग रहे हैं। उसके विरोध में पूरे देश में उसको लेकिन रोष है लोगों में, और लोग चाह रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो, एक तो ये प्रोपेगेंडा है कि लोगों में अभी रोष है। रोष तब भी था लोगों के अंदर जब हसदेव के जंगल काटे जा रहे थे। रोष तब भी था जब हमारे आसपास सड़कों के दोनों तरफ पेड़ काटे जाते हैं। लेकिन ये इन लोगों ने बड़ा खेल खेला कि ये क्या करते हैं, नए नए डिपार्टमेंट बनाते हैं और बोल देते हैं हमने एनजीटी से भी परमिशन ले ली और हमने वन विभाग से भी परमिशन ले ली। जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन लेने के बाद में जंगल काटने के बाद प्रदूषण कम हो जाएगा, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे परमिशन से सब कुछ हो जाता है। और लोगों को, जो समाज के लोग हैं, उनको उलझा दिया गया ऐसी उल्टी सीधी कामों के अंदर कि वो सुबह से लेकर रात तक अपनी ईएमआई से पीछा नहीं छुड़ा सकते। अदरवाइज ये वहम है लोगों को कि कांग्रेस और बीजेपी जो है, इन दोनों सरकारों में कोई फर्क है या इनके अंदर कोई अलग सरकार है। मैं पहले भी बोला करता था, अभी देख लो आप, राहुल गांधी की कोई औकात नहीं है कि वो अपनी कांग्रेस के मुख्यमंत्री को वहां तेलंगाना के अंदर बोल सके कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। जबकि हम लोग पर्यावरण की बात करते हैं, चारों तरफ हम बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग की, और उधर से वो पेड़ काटे जा रहे हैं। पेड़ लगाओ। बल्कि उद्योगपतियों को अगर ये देखा जाए कि उद्योगपतियों के लिए, उद्योगों के लिए वो जंगल काटे जा रहे हैं, ये भी मुझे लगता है झूठ है। ये प्योर झूठ है। उद्योगों के लिए नहीं काटे जा रहे। पहले नंबर पे वहां से वो जो प्राकृतिक संसाधन है, कोयला है, एक तो वो लेना है। दिखाई क्या दे रहा है कि हमें कोयले के लिए काटे जा रहे हैं। असलियत में कोयले के लिए नहीं काटे जा रहे, असलियत में आदिवासियों को भगाने के लिए काटे जा रहे हैं। जो आदमी जंगल आधारित अर्थव्यवस्था में रहता है, वो आदमी इस धरती का असली मालिक है, वो असली भारत का आदमी है। अच्छा, भारत का जो वारिस है वो व्यक्ति है जो अपनी परंपरा में जी रहा है, अपनी पारंपरिक वेशभूषा में रहता है। अंग्रेजों की जिसने पोशाक नहीं ली, अंग्रेजों की जिसने पढ़ाई नहीं पढ़ी, अंग्रेजों का जिसने सर्टिफिकेट नहीं बनवाया, जिसके पास कोई डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, जिसके पास कोई परिवार का कोई कागज नहीं है, जिसके पास जमीन की रजिस्ट्री का कोई कागज नहीं है, वो व्यक्ति जो वोट नहीं करता है, जो अपनी परंपरा में और अपने खान पान को अपने तरीके से जी रहा है, वो असल में असली भारतीय है। तो वो खत्म करना, असली भारत वो है। मतलब जो शहर हैं, शहर असल में अंग्रेजों के बसाए हुए हैं और भारतीयों से परमिशन लेके बसाए हैं। 1870 के अंदर ये बसासत स्टार्ट हुई थी ऑफिशियली डॉक्यूमेंट के हिसाब से। और जो आपने कई बार सोशल मीडिया पे सुना होगा, लीज पर है भारत, वो 99 साल की लीज, वो इस तरह शुरू हुई थी। वो भारत नहीं था, भारत का एक्सक्लूडेड एरिया था, जो गांधी इरविन पैक्ट के अंदर भी नोट किया गया है। जो 1931 से 35 तक गांधी इरविन का जो समझौता है, उसके अंदर भी उसका वर्णन किया गया है, और जिसका वर्णन सन 2011 की सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट के अंदर भी मेंशन किया हुआ है, जिसमें एक बेंच ने, 3 जजों की एक बेंच ने यह निर्णय दिया था कि असल में जो 8% आदिवासी है, वही भारत के असली मूल निवासी है और वही भारत के लोग हैं। बाकी जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, मुसलमान कहते हैं, आर्य समाजी कहते हैं, और जो दूसरे धर्मों के, दूसरे पंथों को मानने वाले लोग कहते हैं, वो असल में भारतीय नहीं है। भारतीय वो हैं जो प्रकृति को मानते हैं और जिनका नारा जय जोहार है, जो राम से पहले की प्रकृति को मानते हैं, जो कृष्ण के पहले की प्रकृति को मानते हैं, जो मानते हैं कि ये सब लोग बाद में आए हुए लोग हैं और बाहर से आए हुए लोग हैं। तो उन लोगों को विस्थापित करने के लिए सब किया जा रहा है। आप अपने गांव में भी देखोगे तो आपके गांव के आसपास भी कोई डंपिंग यार्ड, कोई फैक्ट्री या कोई उद्योग धंधा या शुगर मिल या एथेनॉल प्लांट या पावर प्लांट या न्यूक्लियर प्लांट या कुछ भी ऐसा, या रोड हाईवे निकाल के आपको विस्थापित करने की योजना वो लोग बना रहे हैं और गांव को शहर की परिधि में शामिल कर रहे हैं। और आपको लालच क्या दिखाया जा रहा है कि इससे रोजगार बढ़ेंगे, इससे आपकी आमदनी बढ़ेगी, इससे आपकी जमीनों के रेट बढ़ेंगे, वो सब वो उसमें विकास का एक पैमाना आपको बताया जा रहा है। जबकि रियलिटी ये है कि वो आपको
शहर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि उस समझौते के हिसाब से जो कमर्शियल एक्टिविटी है वो भारत का हिस्सा नहीं है। भारत की सभ्यता में कुछ भी कमर्शियल नहीं है। बच्चा पैदा होना, कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है भारत की सभ्यता में। मेरा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है पैदा होने का, जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। बाद में 10वीं की डीएमसी को ही जन्म प्रमाण पत्र के तौर पे माना जाना शुरू किया गया इन लोगों ने। और अब नई जनरेशन को ऐसा लगता है कि जैसे जन्म प्रमाण पत्र नहीं होगा तो हमारा काम नहीं चलेगा। रियलिटी ये नहीं है। आपको घरों में गैस के कनेक्शन दे दिए, इधर से जंगल काट दिए, तो आपको लगता है बिना गैस कनेक्शन के जिंदगी नहीं चली जा सकती। आपको लगता है बिना डंगरों के जिया जा सकता है, आपको लगता है बिना खेती के, बिना जमीन के जिया जा सकता है, जो नई जनरेशन उसको, और पुरानी जनरेशन को ये दिख रहा है कि ये विनाश हो रहा है। तो असलियत में उन आदिवासियों को भी भगाया इसलिए जा रहा है, और राहुल गांधी की औकात भी इसलिए बोलने की नहीं है। जो चुनाव से पहले आदिवासी आदिवासी बोला करता था वो बोल नहीं रहा है, क्योंकि ऊपर से आदेश नहीं है। अभी बिल गेट्स आके गया है, बिल गेट्स ने आकर के बता दिया होगा राहुल गांधी को कि अभी मैं ये जंगल कटेंगे, फालतू नहीं बोलने का है, नहीं तो देख लेना फिर कभी सरकार नहीं आने देंगे तुम्हारी। मतलब ऐसा कुछ भी हुआ है? ऐसे ही होता है, ऐसे ही चल रहा है। आप देखिए ना, किसी देश का प्रधानमंत्री किसी उद्योगपति के पीछे कुत्ते की तरह दुम हिलाते हुए कैसे घूम रहा है। आप इसके दर्शन करने हो तो आप देख लो, चेक कर लो, किसी देश में जब जाता है बिल गेट्स तो क्या होता है उनके प्रधानमंत्रियों का, उनके राष्ट्रपतियों का क्या हाल होता है। भाई साहब, ये सारा का सारा जो डीप स्टेट से चल रहा है उसी की खिलाफत के लिए जनता सरकार मोर्चा लगा हुआ है। चाहे उसमें WTO का रोल हो, चाहे यूनाइटेड नेशंस का रोल हो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का रोल हो, और उन्हीं के हिसाब से ये सारा कुछ प्लान कर रहे हैं। लेकिन असल जो कहानी है इन जंगलों को काटने के पीछे, वो असली मालिक को गांव से खदेड़ने की है। और जो जनता सरकार मोर्चा है वो गांव को दोबारा बसाने की दिशा में काम कर रहा है कि हम अपनी जल, जंगल, जमीन, जानवर, रोटी, बेटी, माटी का सम्मान और अधिकार वापस ले हम लोग, और शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती और धर्म में से इस पैसे को निकाल के बाहर करें। गांव अपनी गांव की सभ्यता को वापस पहचाने, दादा खेड़ा दोबारा से स्थापित हो, और जो ये इन्होंने प्रोपेगेंडा चलाया है मंदिर मस्जिदों का, ये दूर हो गांव से। गांव का कोई रोल नहीं है यहाँ पर, ये शहरों में पहले स्थापित किए गए। बाजार आधारित व्यवस्था, अर्थव्यवस्था गांव की नहीं हो सकती, और जब बाजार आधारित व्यवस्था होगी तो ही आचरण खराब होंगे, तो ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होंगे, तभी आप लोगों को डीजे की जरूरत पड़ेगी, तभी आप उसके समगोत्र विवाह होंगे, तभी ये सारे कानून के जो दायरे के अंदर आने वाले लोग हैं तब आएंगे जब व्यापार चलेगा। सारा ढांचा जो खराब करा वो बाजार ने खराब करा। सब कुछ बाजार का खराब किया हुआ है, और बाजार के आधारित व्यवस्था करने के बाद ही सारा सत्यानाश हुआ है। मतलब बाजार आया तो ये जो अव्यवस्था सी फैली हुई है पूरे समाज में, बाजार ही बताता है ना पॉलिटिशियंस को कि तुमको करना क्या है, क्योंकि उद्योगपतियों के पैसे से ही तो आप लोग पार्टी, आप देखो ना, चुनाव हुआ मान लो, कांग्रेस बीजेपी को गांव के लोगों ने कितनों ने चंदा दिया? किसी ने भी नहीं दिया। तो उनके पास इतना हजारों करोड़ रुपया कहाँ से आता है कि जब एक कोरोना की वैक्सीन लगवाई तो आपको खाते में 10,000 करोड़ रुपया आ गया। आपका ये एनजीटी ने ये चीज की परमिशन दिया तो आपके खाते में 500 करोड़ रुपया आ गया। आपका ये सर्वाइकल कैंसर का जो इंजेक्शन था ये आपने पास किया तो 500 करोड़ रुपया आपके खाते में आ गया। अगर सत्ताधारी दल के खाते में 500 करोड़ आएगा तो विपक्ष के खाते में 300 करोड़ आ जाएगा, तीसरे नंबर की पार्टी के खाते में 100 करोड़ आ जाएगा, कोई और टुच्चे सा कोई नया कोई दल शुरू हुआ है उसके खाते में 20-50 करोड़ रुपया आ जाएगा। सबका मुंह बंद करने का काम उद्योगपति और बाजारी तो कर रहा है, और उसी के हिसाब से तो सारा कुछ चलाने की ये योजना कर रहे हैं। तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि ये उद्योगपतियों का चलाया हुआ प्रोपेगेंडा है, जिसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम लीड कर रहा है, जिनको ग्लोबल अमीर लोग कहते हैं, वो 13 फैमिलीज इसको चला रही हैं। और इसमें चाहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, चाहे यूनाइटेड नेशंस है, या फिर WTO है, या वर्ल्ड बैंक है, या फिर और दूसरी संस्थाएं जो यहाँ चलती हैं, वो सारी की सारी उसी एजेंडे के तहत काम कर रही हैं। और ये तेलंगाना के जंगल कटना भी इसी का एक हिस्सा है बेसिकली। मतलब उसका जो विरोध कर रहे हैं बच्चे, वो कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे बिल्डिंगें स्थापित करी जाऊंगी या फिर कोई शहर बसाया जाऊंगा, और जो बेजुबान जीव हैं उनको मार के ना आप शहर बसाओगे, इसको हम विकास नहीं कह सकते। देखो, मीडिया द्वारा कुछ भी प्रचलित किया जाएगा, आपको शहर बसाया हुआ दिखाई दे रहा है, मुझे भारत उजड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, आपको वो पशु पक्षी उजड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, मुझे पूरी सभ्यता की धज्जियां उड़ती नजर आती हैं। क्योंकि ये भारत की संस्कृति है कि अगर टटीरी खेत में, किसान के खेत में अगर अपना अंडा दे दे अपना घोंसला बनाकर, तो किसान की इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो उसके ऊपर से हल चला दे या उसके ऊपर से ट्रैक्टर निकाल दे। वो अपने ट्रैक्टर को उसके साइड से लेकर गुजरता है, वो कहता है अब ये एरिया इसके कब्जे में है, जिसके कब्जे में होगा वही मालिक है। तो इस टाइम पे टटीरी इस एरिया की मालिक है जब तक इसका बच्चा इसमें से पैचों के बाहर नहीं निकलता और उड़ने लायक नहीं बनता है।
ये हमारी संस्कृति है, भारत की संस्कृति। तो जब जंगल उजाड़ करके वहां आग लगा करके वहां के जंगलों के जानवरों को जब आग लगाई जाती है, तो असल में भारत को आग लगाई जाती है, असल में भारत की सभ्यता को आग लगाई जाती है। तो आपको वो जंगल उजड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, मुझे भारत उजड़ता और भारत जलता हुआ दिखाई दे रहा है। असल में आपको आपके सामने मीडिया प्रोपेगेंडा ग्लोबल वार्मिंग और उसका कर रहा, उठा के देख रहा है, या विकास के नाम पर और इस डिबेट को चालू करना चाहता है। मैं उस डिबेट को बिल्कुल खारिज करता हूं सिरे से, क्योंकि असली खेल उद्योग है ही नहीं। उद्योग लगाने के लिए इस देश के पास ढेरों लाख एकड़ जमीन खाली पड़ी है, करोड़ों एकड़ जमीन खाली पड़ी है। वही जमीन क्यों करनी है? जिस टाइम पे तमिलनाडु के अंदर टाटा ने स्टील प्लांट लगाया था, वहां पर उन्होंने आदिवासियों को काट डाला था, जिंदा उनके अंग काटे थे, हाथ पैर काट करके उनको जिंदा, ऐसे 25 आदिवासियों को 15 शायद आदिवासियों को ऐसे जिंदा कर टाटा का प्लांट लगा था। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी उसके ऊपर कि वो इतनी कारस्तानियां करता होता था, जबकि उसके आसपास 500 एकड़ जो है वो खाली जमीन पड़ी थी, हजारों एकड़ की जमीन वो, लेकिन उनको वो 250 गांव ही उजाड़ने थे। बोले नहीं, ये आदिवासियों के गांव उजाड़ने हैं, असली भारत को उजाड़ना है। असल खेल ये है, आदिवासियों के साथ खड़ा होना पड़ेगा दोबारा से, पूरे भारत को अपने गांव बचाने के लिए और अपने पंचायत और अपनी ग्राम सभा को बचाने के लिए उठना होगा। आदिवासियों को विस्थापित करने के लिए जंगल काटे जाने लगे, मतलब अरे हर गांव वासी को विस्थापित करने के लिए खेल चल रहा है। आपको नौकरी आपके गांव में नहीं मिलेगी, दूसरे गांव में जाकर आपको नौकरी मिल रही है, आपको शहर में नौकरी मिल रही है, आपको सारे रोजगार के साधन बाहर मिल रहे हैं, आपको पढ़ाई के अवसर सारे बाहर मिल रहे हैं। बच्चा जो गांव छोड़कर चला जाता है वापस गांव में आता ही नहीं है। गांव को कह रहे हैं कि तुम्हारी जमीनों में कुछ नहीं रखा है, और उद्योगपतियों को वो जमीनें चाहिए होती हैं। इसको समझो, ये सिर्फ आदिवासियों को नहीं, पूरे गांव को, क्योंकि भारत गांव है, इसको समझना है अपने को। जंगल आधारित व्यवस्था, गांव आधारित व्यवस्था, जहां गांव की सामूहिक अर्थव्यवस्था हो, जो जंगल और जोहड़ से चलती हो, जिसपे गांव अपना सामूहिक निर्णय लेता हो, पंचायत के माध्यम से चलने वाला ही गांव है, वही भारत है, वही भारत है। शहर भारत में नहीं आता है, ये बाहर की व्यवस्था है। शहर बाहर की व्यवस्था है, शहर भारत की व्यवस्था नहीं है। नगर को भी भारत का हिस्सा नहीं माना गया पुराने समय में। नगर भी गांव से उजड़े हुए, भागे हुए, व्यापार करने वाले झूठे लोगों का समूह नगर हुआ करता था। गांव के अंदर सच्चे और भारत और सच्चे लोग और भारत बसा करता था। जो गांव से बचता था, जो एक्स्ट्रा बचता था, उसको विदेशों में भेजने के लिए शहर भेजा जाता था, क्योंकि और शहर के लोगों को शहर में ही रखा जाता था। उनको बोला जाता था ये झूठे लोग हैं, ये मक्कार लोग हैं, ये पैसे के लिए चलने वाले लोग हैं, ये व्यापार आधारित जिंदगी जीने वाले लोग हैं। भारत व्यापार आधारित जिंदगी जीने वाला राष्ट्र नहीं है। ये देश प्योरली प्रकृति के नियमों पर चलने वाला देश है। लेकिन आज तो सुख सुविधा चाहिए सबको, किसी को नहीं चाहिए भाई। ये आपको यकीन दिलाया गया कि आपको ऐसी घड़ी चाहिए, ये आपको बताया गया कि आपको महंगे जूते चाहिए, या और डॉक्टर कह रहे हैं कि तुमको नंगे पैर रहना चाहिए, और वो कह रहे हैं तुमको जूते चाहिए। डॉक्टर बता रहे हैं कि मिट्टी के अंदर जो है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, और गोबर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। ये पूरी भवन आप देखोगे, आप अगर आपके पास ईएमएफ मीटर हो, तो जिस बिल्डिंग में अपन बैठे हुए हैं, इसमें बाहर जाकर के अगर आप इस बिल्डिंग से बाहर जाते हो, तो जो ईएमएफ का जो मीटर है उसकी रीडिंग 100 प्लस दिखाती है, 400 प्लस भी दिखाती है। यहाँ आते ही 50 और 0 के बीच में हो जाती है। इतना कम रेडिएशन है इस कमरे के अंदर, सिर्फ इन दीवारों के ऊपर ये गोबर का लेप लगने की वजह से। तो नीचे फर्श पे भी गोबर ही है, और हम नंगे पैर रह रहे हैं यहाँ पर। तो आपको डॉक्टर कह रहा है स्वस्थ रहने के लिए, आयुर्वेद कह रहा है कि तुमको स्वस्थ रहना है तो आपको मतलब नंगे पैर रहना होगा, और ये लोग कह रहे हैं कि तुमको महंगे जूते मोटे सोल वाले लेने होंगे। ये बता रहे हैं कि तुमको ये शरीर जो है जितना खुला रखना है, धोती और कुर्ते में जितना अच्छा रहोगे, हेल्दी रहोगे, वो कहते हैं तुमको ये वाले जीन्स और कपड़े पहनने हैं। वो धोती और कुर्ते से याद आया मेरा, एक वो शहर ध्यान में नहीं, एक मॉल में चले गए 2-3 युवा धोती और कुर्ता पहन के, उनकी जो एंट्री बैन कर दी कि आप धोती पहन के ना मॉल में नहीं आ सकते। वो इसलिए बैन की गई कि आप अपने मूल संस्कृति के मतलब को अच्छी नजर से ना देखो, ताकि ये आपको कोट पैंट में एंट्री इसलिए दी जाती है। तो ये विचार बदलना पड़ेगा कि आपको आपकी मूल संस्कृति से दूर किया जा रहा है। ये प्लान करके आपको यकीन दिलाया जा रहा है कि महंगी गाड़ी से ही आपकी तरक्की गिनी जाएगी, मापी जाएगी, और ये देखा जाएगा कि आपका कितना विकास हुआ है और आप कितने तरक्की पसंद आदमी हो। जबकि असलियत में क्या है कि आदमी ट्रैवल करने के लिए बना नहीं है। आपका महंगा फोन आपकी रेपुटेशन बता रहा है, जबकि आप फोन पे बात करने के लिए आपको बना ही नहीं है, आप बने ही नहीं हो।
ठीक है, आपको जितना घर में बड़ा टीवी होगा और इलेक्ट्रॉनिक के आइटम होंगे उतना ज्यादा आपको बताया गया है। आपको इस पंखे की आवश्यकता और एसी की आवश्यकता क्यों है? यदि आप मेहनत नहीं करेंगे तब आपको इनकी आवश्यकता है। मान लीजिए आप सुबह दिन में, आयुर्वेद कह रहा है दिन में सोना वर्जित है, अगर सोना वर्जित है तो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करोगे तो आप शरीर का काम करोगे, मेहनत का काम करोगे, पैदल चलोगे तो आपका शरीर थकेगा तो आप जो है पत्थर के ऊपर भी सो सकते हो, फिर आपको उसके लिए एसी की और उसकी जरूरत ही नहीं है। पहले सोया नहीं करते थे क्या हम लोग? कितनी गहरी नींद हुआ करती थी, कोई दिक्कत ही नहीं थी, सोने की दिक्कत ऐसे गाँव के मेहनती आदमी को आज भी नहीं है। लेकिन जो मेहनत नहीं कर रहा है, अनिद्रा की प्रॉब्लम उसी को है, शुगर उसी को है, ये दूसरी दिक्कतें उसी को है। मुझे हो गई 28-29 साल से मैंने कोई टेबलेट नहीं ली है, बल्कि मैं तो अब मेहनत भी मेरी तो बहुत कम हो गई पहले से, लेकिन पहले तो चलो मैं बहुत मेहनत कर लिया करता था बॉडी। अच्छा जी, आपने बताया कि तरक्की का पैमाना हो गया, बड़ी गाड़ी है, बड़ा फोन है, तो लोग आपको अच्छी रेपुटेशन से देख रहे हैं, और आपको नहीं मतलब हमें हमें हाँ। मतलब किसी के पास हाँ, भी है, हाँ, तो हाँ, उसको अच्छी हाँ, नजर से देख रहे हैं। तो रेपुटेशन का या फिर उस सम्मान का नजरिया क्या होना चाहिए? एक्चुअल नजरिया तो ये होना चाहिए कि आप प्रकृति के नियमों को कितना मानते हो, आप जीवों के प्रति आपकी दया कैसी है। अगर आप जीवों के प्रति दया रखते हो तो आपका सम्मान ज्यादा होना चाहिए, अगर आप उनको काट कर खाते हो तो आपका सम्मान नहीं होना चाहिए। यदि आप जीवन में देने की प्रक्रिया में हो और आप उसको व्यापार नहीं बनाते हो तो आपका सम्मान ज्यादा होना चाहिए। यदि आप लेने और लूटने की प्रक्रिया में ज्यादा शामिल होते हो तो आपका सम्मान नहीं होना चाहिए। यदि आप अपना काम कर रहे हो, चाहे कुछ भी काम कर रहे हो, और पूरा ईमानदारी से करते हो तो आपका सम्मान ज्यादा होना चाहिए। आपने अगर मतलब आप देखो कपड़े कैसे पहने इस बात से आपका सम्मान नहीं होना चाहिए, बल्कि सामने वाले के कपड़ों को देख करके जज ना करो, ऐसा अगर व्यक्ति हो तो सम्मान होना चाहिए। आप मतलब कितने बढ़िया बोलते हो ये सम्मान का विषय नहीं है, सम्मान का विषय ये कि आप कितने विनम्र होकर बोलते हो और लोगों से कैसे बात करते हो। आप बहु बेटियों के प्रति आपकी सोच किस तरह की है, आपकी दूसरे की धन संपत्ति के प्रति आपकी कैसी सोच है, आप अपने काम के अंदर, अपने जीवन के अंदर कितने ईमानदार हैं और समाज के प्रति कितने उत्तरदायी हैं, इससे आपकी सोच डिक्लेयर होनी चाहिए। ये डिक्लेरेशन का तो कोई पैमाना ही नहीं है कि आपके पास गाड़ी है तो ये है, तो आजकल तो किसी को भी लोन मिल जाता है, इसमें किसी के पास गाड़ी का क्या मतलब है, किसी ने कितना ही बड़ा घर बनाया, कितनी बड़ी गाड़ी, सब लोन पर मिल जाता है। तो वो पैमाना नहीं हो सकता ना किसी भी तरह से तरक्की का। और तरक्की के सारे पैमाने आज के टाइम पे साइंटिफिकली प्रूव हो चुके कि सब बकवास है। घर के अंदर फर्श लगेगी वो बकवास है, घर के अंदर एसी कूलर ये भी ग्लोबल वार्मिंग का बड़ा कारण बनता है, आपके पास गाड़ी है वो भी बकवास है, ये मोबाइल है ये भी इलेक्ट्रॉनिक का आइटम है, सारा का सारा आपके शरीर को चार्ज कर रहे हैं, ईएमएफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको नुकसान पहुंचा रहा है, सब साबित तो हो चुका है। अब तो जो डेवलप्ड लोग, जो डेवलप्ड कंट्री के अंदर जो अपने आप को विकसित आदमी बोल रहा है, जो आदमी अमीर आदमी है, वो अपने घर में दिखाने के लिए, मेहमानों के लिए तो एसी वाला जो बिल्डिंग है उसको रखता है, और खुद रहने के लिए पीछे झोपड़ी बना रखी होती है उसने, वो कच्ची मिट्टी की और उस छप्पर की। लेकिन ये भी तो प्रचारित हो चुका है कि भाई अच्छी एसी लग रही है, अच्छा मकान है, तो उसका ये तो हमने एक्सेप्ट करना है ना कि हम करते हैं कि नहीं करते हैं। अभी मैं किसी के घर गया हुआ था, बड़ी कोठी उसने मेरे को घर पे जबरदस्ती, जैसे किसी गांव में गए थे उस कार्यक्रम में, और वो मुझे लेकर गया, तो बड़ा महल जैसा उसका घर था। तो मैंने तो सिंपल एक ही बात उस बच्चे को, उस बंदे को बोली थी, मैंने कहा देखो, मैं कहा भाई साहब अच्छा आपने मतलब पैसा लगाया इसके ऊपर, घर के ऊपर, मैं इसे घर तो अच्छा नहीं कहूँगा। उन्होंने बोला घर अच्छा नहीं कहोगे, ऐसे करके देखने लगा मेरी तरफ। तो मैंने कहा देखो बात ये है कि यहाँ से बाद ना अब आपकी औलाद की बर्बादी स्टार्ट होगी। अच्छा, क्योंकि उसने इस घर के अंदर उसने एक ईंट अपने हाथ से नहीं लगाई है, यहाँ पर उसे मेहनत करने का आपने कुछ नहीं छोड़ा है। अब उसको अच्छी चीज की कदर होना बंद हो जाएगी, और अब उस पैसे का इस्तेमाल वो अपने रिक्रिएशन के लिए करने का हमारे यहाँ रिवाज नहीं है, तो अब वो गेम ला करके अपने बिहेवियर को खराब करेगा। और जो मोबाइल, बड़े महंगे मोबाइल जब आप उसे दोगे, बड़ी गाड़ी जब आप दोगे शहर में जा करके, अब वो बर्बादी की दिशा में चलेगा। तो वो जो प्रोसेस है कि इस लेवल पे पहुंचने के बाद आप देख लो ना, कितने ही राजा महाराजा हुए हैं, राजा महाराजाओं की संतान राजा महाराजा नहीं बन पाई ना। एक सिंपल सा फंडा है। बल्कि जिन राजा महाराजाओं ने अपने बच्चों को 12 साल गुरुकुल में गुरु की शिक्षा में भेजा और गुरु जिनके काबिल निकले, उन्होंने तो उनको वापस बना दिया चक्रवर्ती, लेकिन अदरवाइज तो नहीं बना पाए भाई। तो ये प्रोसेस का एक हिस्सा है, मैं मानता हूं। और अभी तो युद्ध, महामारी, बाढ़, सूखा, भूकंप, ये सब लाने की योजना बना रहे हैं, और भूखमरी लाने की योजना बना रहे हैं, अन्न का, खाद्यान्न का संकट और बारिश का संकट। इन फ्यूचर ये प्लानिंग में है, ये स्क्रिप्ट का हिस्सा है। जो अभी चल रहा है ये स्क्रिप्ट का हिस्सा है, ये जंगल कटेंगे ये स्क्रिप्ट का हिस्सा है।
और मोर्चा इसलिए गांव-गांव मजबूत करने पे लगा पड़ा है कि आप छत्तीसगढ़ में हो, आप झारखंड में कहीं भी हो, हम लोग तो यहाँ से यात्रा निकालने का प्लान कर रहे थे कि हसदेव को बचाने के लिए यात्रा निकालें, पर यात्रा में 50-100 लोग होंगे, उनको तो कहीं पर भी मतलब आंसू गैस के गोले डाल करके, ट्रेंड हम है नहीं है, हमारे संगठित हम है नहीं है, हमारे बीच में गद्दार घुसे हुए हैं, लोग हमारे बीच में घुस करके हमको ही बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। तो भाई कम से कम इतना संगठन तो एक बार हो जाए कि हम लोग एक आवाज लगाए तो सरकार को सुनना मजबूरी हो जाए, तो फिर तो हम कुछ आवाज लगाएं, अदरवाइज तो ये सब लोग ऐसे लूटते रहेंगे तो मतलब धरने प्रदर्शन से कुछ होने वाला है नहीं। वो इंक्वायरी बिठा देंगे, वो जांच कमेटियां बिठा देंगे और ये सब होता रहेगा और वो चल ही रहा है। आप जो ट्रेनिंग करो वो कितनी प्रभावशाली है? देखो प्रभावशाली अभी तक का जो हमारा आंकड़ा है वो बहुत प्रभावशाली रही है, लोगों को जोड़ने में कामयाब रही है, जो मकसद है एक दूसरे से जुड़ने का वो हल हो रहा है और लोग जुड़ रहे हैं। मैं अभी तक की इन ट्रेनिंग्स का ही बदौलत ऐसा कर पाए कि अभी 23 मार्च को हमने समालखा में सरकार को ये बताया कि जनता ही सरकार है, मतलब कोई परमिशन नहीं है, उसके बावजूद हमने उस परमिशन को मतलब उस मूर्ति की स्थापना करी। तो बेसिकली जो पर्पस है वो मतलब बड़ा है, ये कार्यक्रम देते रहना पड़ेगा ये चेक करने के लिए कि कितने लोग हमारे बीच में सच्चे हैं और कितने लोग झूठे घुसे हुए हैं, कौन हमारी खबरें सरकारों तक पहुंचाता है और कौन किस तरह। यही मैं पूछ रहा था कि ट्रेनिंग के बावजूद भी आपके बीच में गद्दार या फिर आपका नहीं, वो ट्रेनिंग के बावजूद का, अब मान लो हमारी ट्रेनिंग कोई स्क्रीनिंग करके थोड़ी होती है, कोई आ जाओ ट्रेनिंग के अंदर, सरकार का आदमी आ जाओ, विरोधियों का आदमी आ जाओ, गद्दार आ जाओ, हमारे वो कह करके कि मैं तुम्हारी ट्रेनिंग में तुम्हारे साथ था, फोटो खींच के बाद में हमको बदनाम करने के लिए कुछ भी लग जाओ, उससे थोड़ी ना कोई फर्क पड़ने वाला है। वो हमारे लोग नहीं है ना, जो साथ लगकर काम करेंगे, जिसका इस मुहिम में, इस पूरे कार्यक्रम के अंदर जिसका लगा हुआ है जोर, वो इसको खराब नहीं होने देगा। जो इससे फायदा उठाना चाहता था वो इसको खराब करेगा, जो वही नुकसान करेगा ना मोर्चे का। तो जो इससे फायदा उठाना चाहता था और उसका फायदा नहीं हुआ, अदरवाइज जो समाज को देने के लिए आया था उसको क्या, उसने अपना दिया, अपने हिस्से का उसने काम किया, वो कभी खराब थोड़ी करेगा इसको। मतलब जिसने बनाया वो खराब नहीं करेगा, ऑब्वियसली, ये तो सीधी सी बात है। जी धन्यवाद।